हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 15 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। रोज मैं आपसे कहता हूं आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आपको आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। डेली वॉच कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, है ना। और क्वेश्चन यहीं से आने, करंट अफेयर के क्वेश्चन यही है। हर एग्जाम में आपकी करंट अफेयर का प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आप वहां से इसे कलेक्ट कीजिए, मॉक टेस्ट भी लगाइए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किस मंदिर ने पहली बार अपने प्रमुख धार्मिक प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है? तो इंडिया का इतिहास में पहला ऐसा मंदिर बना है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि ओडिशा के पुरी में देखने को मिलता है। एक्चुअल में मंदिर समिति ने क्या किया है कि अपने काफी सारे जो मंदिर में अलग अलग चीजों के नाम हैं या जो चिन्ह हैं, सिंबल हैं, उन सभी पर ट्रेडमार्क ले लिया है। क्यों? अब बिना मंदिर समिति की परमिशन के जो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी परमिशन के बिना कोई भी इन सभी नाम का या फिर जो चिन्ह है उनका कमर्शियली यूज नहीं कर पाएगा। विदाउट परमिशन इनका यूज नहीं किया जा सकेगा। तो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन पुरी ने पहली बार अपने कुछ रिलीजियन सिंबल पर, कुछ नाम पर ट्रेडमार्क परमिशन हासिल की है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन हासिल किया है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं या कौन सा चिन्ह है? तो यहां पर दो नाम है। एक है पतित पावन, ये एक नाम है। एक्चुअल में ये ट्रेडमार्क दिया गया है इस वर्ड पर। भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र स्वरूप और प्रतीक के रूप में से देखा जाता है। एक आनंदा बाजार, जहां पर महाप्रसाद का वितरण किया जाता है या फिर यहां से विक्रय किया जाता है। तो परिसर में ये जो प्लेस है उसे आनंदा बाजार के नाम से पुकारा जाता है। तो इस पर भी ट्रेडमार्क मिला है मंदिर को। और इसके अलावा एक चिन्ह है नील चक्र। ओके, ये एक चिन्ह है, ये एक सिंबल है। मंदिर के शिखर पर अगर आपने देखा होगा जगन्नाथ टेम्पल मंदिर का, कभी फोटो देखा होगा, कभी आप गए होंगे तो आपको पता होगा उसके ऊपर नीले रंग का एक चक्र है, उसी को कहा जाता है नील चक्र। तो इस पर भी इनको ट्रेडमार्क मिला है मंदिर समिति को। तो उद्देश्य का पहल का उद्देश्य क्या है? तो मंदिर की जो रिलीजियन चीजें हैं, जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उसको बनाए रखा जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए मंदिर समिति ने कुछ नामों पर और सिंबल पर ले लिया है ट्रेडमार्क। आपको पता होना चाहिए ट्रेडमार्क क्या है। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। काफी चीजों पर, किसी नाम पर, जैसे किसी कंपनी का फेमस लोगो है, कोई नाम है, रिलायंस हो गया या फिर कोई भी कंपनी हो गया, तो उस पर जो उनको मिलता है ना, वो ट्रेडमार्क मिलता है। इससे ये होता है कि कोई अदर बिजनेस, कोई अदर व्यक्ति उसे कॉपी नहीं कर पाएगा। और ये 10 साल के लिए मान्य होता है, उसके बाद इसे रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी कंपनी या चीज के नाम पर, सिंबल पर, लोगो पर नॉर्मली जो मिल दिया जाता है वो ट्रेडमार्क है। इस तरीके से ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है ना। तो ये अलग अलग चीज, कॉपीराइट होता है, बुक्स पर दिया जाता है। तो ये अलग अलग चीजों पर दिए जाते हैं। ट्रेडमार्क कितने सालों के लिए मान्य होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 10 वर्षों के लिए ये मान्य रहता है। जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो ओडिशा के पुरी में देखने को मिलता है। ठीक है। अनंत वर्मन चौड़गंगा देवा, ये एक शासक रहे हैं जिन्होंने, गंगा डायनेस्टी के शासक थे। इन्होंने 12वीं सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कलिंगा आर्किटेक्चर यहां पर देखने को मिलता है। जो कलिंगा या कलिंग वास्तुकला है ओडिशा की, उसका प्रभाव इस मंदिर पर देखने को मिलता है। किसको समर्पित मंदिर है? तो भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और लॉर्ड बलराम। आपने देखा होगा पुरी में रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ कृष्ण के स्वरूप में, और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र या बलराम जी के को समर्पित ये मंदिर है, जिसे कहा जाता है जगन्नाथ टेम्पल। कहाँ है? ओडिशा के पुरी में। केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं? तो आप सभी जानते होंगे, नाम से भी जानते होंगे, इमेज देखेंगे तो फोटो से भी जानते होंगे। केन विलियमसन
ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। काफी शांत स्वभाव के लिए ये जाने जाते हैं। 16 साल का इनका करियर रहा है, तीनों ही फॉर्मेट में न्यूजीलैंड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पर 16 साल का करियर है। क्रिकेट में इन्हें फैब फोर के नाम से पुकारा जाता था। फैब फोर में 4 खिलाड़ियों को जगह दी जाती है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और एक है केन विलियमसन। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर बैट्समैन केन विलियमसन ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बैट्समैन ये केन विलियमसन है। इंटरनेशनल करियर 2010 से 2016 तक 2026 तक का इनका रहा है। 19,346 रन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 न्यूजीलैंड जीता था इन्हीं की कैप्टनसी में। इसके अलावा 2019 में वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया गया 2019 में। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, तो डायरेक्ट देश से ही क्वेश्चन आएगा। अदर उपलब्धि क्योंकि इंडियन नहीं है तो शायद ना पूछी जाए, पर ठीक है, ये एक आध दो फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन जीता था? तो न्यूजीलैंड जीता था। केन विलियमसन कैप्टन थे न्यूजीलैंड के प्लेयर। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सैंड आर्टिस्ट यहां पर परफॉर्म करते हैं। यह रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 है। इसे जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं सुदर्शन पटनायक। कौन बने? सुदर्शन पटनायक, पहले इंडियन। ठीक है ना? तो ओडिशा के बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। इन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीता। इसे जीतने वाले पहले इंडियन। रशिया में इसका आयोजन किया गया था। यह सेकेंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग थीम पर सुदर्शन पटनायक ने एक 3 मीटर हाइट की एक कलाकृति बनाई थी। रेत से बनाया जाता है, ये सैंड आर्टिस्ट है, रेत के कलाकार है। तो सुदर्शन पटनायक ने ग्लोबल वार्मिंग पर, क्लाइमेट चेंज की थीम पर ये कृति बनाई थी, जिसके कारण ये इसे जीते और पहली बार कोई रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब कोई इंडियन जीता है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक भारत के किस राज्य से आते हैं? ये क्वेश्चन आएगा। तो ये ओडिशा से आते हैं। ठीक है, ओडिशा के पुरी में ही इनका जन्म हुआ था और इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आपको पता है 2027 में जो जनगणना हो रही है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी सुदर्शन पटनायक ही हैं। सैंड आर्टिस्ट, ओडिशा के पुरी के रहने वाले। पद्मश्री कब मिला? 2014 में। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी एसएससी सीजीएल स्पेशल पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर 2026 के लिए। आपको एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की आपको टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाएगी। 12,000 से ज्यादा वन लाइनर मिल जाएंगे जीएस के। ऑल ओवर पूरा पैकेज है। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम नॉर्मली आपकी अगस्त या सितंबर तक होगी, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। यह आपको लास्ट मोमेंट तक हेल्प करने वाला है एसएससी सीजीएल में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए, वहां से अवेल कीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी संपत्ति या नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं या किन्हें घोषित किया गया है? तो ये बने हैं एलन मस्क। एलन मस्क की हम बात करें, किस कंपनी के चेयरमैन है या संस्थापक है? तो स्पेस एक्स का नाम आएगा, है ना, टेस्ला का नाम आएगा। ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क। वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी हुआ ये है कि इनकी कंपनी का एक आईपीओ जारी हुआ था 12 जून को। इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। तो इनका एक आईपीओ आया था इनकी कंपनी का, और इनकी आईपीओ, कंपनी का आईपीओ आने के बाद इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। और इनकी जो नेटवर्थ है वो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
तो वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर कौन बने, क्वेश्चन ये आ जाए तो ये आज तक इतिहास में इससे पहले व्यक्ति है एलन मस्क, ठीक है ना। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग है, इनका जो जन्म है ना वो साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ है। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो स्पेस एक्स की जो आईपीओ आया था उसके बाद इनकी नेटवर्थ बढ़ी है और ये $1 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। 12 जून को ये आईपीओ आया था, उसके बाद ये घोषणा की गई। एलन मस्क फाउंडर है स्पेसएक्स के। 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की थी, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन इंडिया में किया जा रहा है गोवा में। किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 15 जून 2026 को आज गोवा में ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आज ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है, 15 जून को मनाया जाता है। 2026 में विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्लेरेशन, ये थीम रखी गई है ग्लोबल विंड डे की। तो इसी दिन ग्लोबल विंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? भारत के विंड एनर्जी सेक्टर के अगले चरण की रणनीति को तैयार करना। विंड एनर्जी सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाने वाली है। तो आयोजन किया जाएगा गोवा में आज। अगर हम भारत में विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो भारत वर्तमान में वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा विंड पावर मार्केट है। आपको पता है 2025-26 में भारत ने विंड एनर्जी सेक्टर में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की नई कैपेसिटी को ऐड किया है। 6.1 गीगावाट की ये नई कैपेसिटी ऐड की गई। अब इंडिया की इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी 56 गीगावाट हो गई है। ये वर्तमान में इंडिया की है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। अभी कितनी है उस पर फोकस करें तो 56 गीगावाट से ज्यादा है, और हमने 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 6.1 गीगावाट को ऐड ऑन किया, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये है वर्तमान में प्रहलाद जोशी, और बाकी तो बेसिक फैक्ट है, देख लेना। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र को अनाउंस किया था। भारत में मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करना, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, यह उद्देश्य है मिशन सुदर्शन चक्र का। अभी क्या हुआ है? तो जून 2026 में हमारे डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हाल ही में काफी सारे मिसाइल टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा किए गए, ठीक है। यह मिशन सुदर्शन चक्र के लिए ही किए गए। यह मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। एक्चुअल में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था तो हमने ये चीज रियलाइज करी कि S-400 जिसने भारत को प्रोटेक्ट किया पाकिस्तान के ड्रोन से, मिसाइल से इंटरसेप्ट किया उन सभी को, तो हमने ये चीज देखी कि हमको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इन फ्यूचर एक ऐसा पूरा बोल सकते हैं कि एक शील्ड तैयार कर लें हम हमारे एटमॉस्फेयर में, ताकि अगर इन फ्यूचर चाइना से या पाकिस्तान या किसी भी देश से हमारा युद्ध होता है तो उस केस में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। तो लास्ट ईयर भारत के पीएम ने अनाउंस किया था सुदर्शन चक्र मिशन को। इसके तहत 2035 तक हम हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे बाउंड्री एरियाज है, बॉर्डर एरियाज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उन सभी को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि डीआरडीओ ने लगातार 3 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। 2 तो उन्नत BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है और एक नेवल एंटी शिप मिसाइल है मीडियम रेंज की, और इसका भी पहली बार ही फ्लाइट टेस्ट किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। देखो एडवांस BMD इंटरसेप्टर मिसाइल एक तो ऐसी है जो एटमॉस्फेयर के भीतर या एटमॉस्फेयर के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाए, उसे
डिटेक्ट कर पाए, उससे न्यूट्रलाइज कर पाए। एक एडवांस बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल है, एक्सो एटमॉस्फेरिक, मतलब आउटर स्पेस में बैलिस्टिक मिसाइल को हम इंटरसेप्ट कर पाए। और एक है मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसका टेस्ट किया गया है। मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल है, किसी भी शिप को डिटेक्ट करना और उसे न्यूट्रलाइज करना। तो ये तीनों टेस्ट डीआरडीओ ने किए और ये ऑपरेशन सुदर्शन चक्र का ही एक रूप है और उसी के तहत ये किया जा रहा है। तो 15 अगस्त 2025 को ये लॉन्च किया गया था। 2035 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, हम पूरे शील्ड तैयार कर लेंगे। और डीआरडीओ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इसकी, और एक प्रोजेक्ट कुशा भी सुदर्शन चक्र मिशन का ही अंग है, जिसके तहत मीडियम रेंज 400 किलोमीटर रेंज की हम रेंज में किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाए। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट कुशा भी लेकर आए हैं, उसके तहत भी यही काम किया जा रहा है। जून 2026 में केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो कब से कब तक की बात की गई है? यह बात की गई है केजी से पीजी तक की। केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करने वाला भारत का राज्य बना है ओडिशा। कौन बना है? ओडिशा। ठीक है ना। ओडिशा के सीएम इन्होंने अनाउंस किया है, मोहन चरण मांझी हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि केजी क्लास से लेकर, मतलब जो किंडर गार्डन होता है, बच्चों की जो केजी क्लास होती है, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी एजुकेशन को इन्होंने फ्री करने की घोषणा की है। तो पहल का ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, हर व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके और राज्य में जो शिक्षा दर है उसको बूस्ट किया जा सके। तो ओडिशा ने इसे अनाउंस किया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसके तहत स्कूल उन स्कूल में से लागू किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर ही इनको लागू किया जाएगा। इस योजना को 10 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है। आपको पता है ओडिशा में क्लास 10th तक का एजुकेशन है सरकारी स्कूलों में, वो पहले से ही फ्री है और अब पीजी तक उसको बढ़ा दिया गया है। 3 वर्षों में 45,000 से ज्यादा जो टीचर हैं, एजुकेटर्स हैं, उनकी भी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की कृषि जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ओके। तो एक ये संस्था है, इसकी कृषि जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है, एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्रो बायोडायवर्सिटी। ये जो कमेटी है ना 2005 में पहली बार फॉर्म की गई थी, 1 साल का इसका कार्यकाल होता है, हर साल ये बनती है। अभी 2026 में इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पीएल गौतम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर पीएल गौतम ये एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्रो बायोडायवर्सिटी के नए अध्यक्ष बने हैं 1 साल के लिए। कमेटी किसने बनाई है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया। आपको पता है पीएल गौतम ये पद्मश्री अवार्डी है, इनको पद्मश्री 2026 में ही दिया गया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखिएगा, है ना। तो ये बन गए अध्यक्ष, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी समिति क्या काम करेगी? अगर समिति की बात करें, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो रहा है 1 साल के लिए, काम क्या करेगी? तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को एग्रो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण, उसके सतत उपयोग, एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग, इन सभी से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने का काम होगा इस कमेटी का। 1 साल के लिए गठित हुई है, 2005 से हर 1 साल के लिए बनाई जा रही है। इस साल 2026 में इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पीएल गौतम। तो क्या क्या काम है? वैसे तो आपको कैजुअली पता ही चल गया कि क्या क्या काम है, लेकिन एग्रीकल्चरल बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और सस्टेनेबल यूज पर सलाह देगी ये कमेटी अथॉरिटी को, सीड सेक्टर से जुड़े मुद्दों को समझेगी, क्रॉप को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी चीजों के लिए ये कमेटी काम करने वाली है और सलाहकार कमेटी है, तो ये नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को सलाह देने के लिए बनाई गई है। डॉक्टर पीएल गौतम की बात करें, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया 2026 में ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ये संस्था ने गठित की है समिति। तो ये संस्था क्या करती है? ये जैव विविधता के संरक्षण और उसके संसाधनों के सतत उपयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी पर काम करने वाली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से यह संस्था 2003 में बनी थी। एक्ट 2002 में आया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसके तहत 2003 में यह संस्था बनी। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी काम करती है। ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटना 2024 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में दर्ज की गई? तो दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें किस कारण से हुई है, राज्य की बात नहीं की गई, किस कारण से हुई है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, रोड एक्सीडेंट 2024 रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है उसका कारण है ओवर स्पीडिंग। ओके, जितनी भी डेथ हुई है ना इंडिया में रोड एक्सीडेंट में, 2024 की ये रिपोर्ट है, तो इसमें बताया गया है कि 71% जो डेथ हुई है ना, उसमें ऑलमोस्ट 70.3% ओवर स्पीडिंग के कारण ये डेथ हुई है। मतलब जितने भी 100% लोग मरे होंगे उनमें से 70+% ओवर स्पीडिंग कारण था उनकी मृत्यु का। तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2024 रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट इंडिया के लिए एक बहुत ही सीरियस पब्लिक हेल्थ और सोशल इकोनॉमिक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि इंडिया की एक तो सड़कें अब धीरे धीरे डेवलप की जा रही है, अभी तक उस लेवल की नहीं है ना। गड्ढे हो रखे हैं, काफी प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम आता है ओवर स्पीडिंग का, है ना। हमारा जो यूथ है ना, स्पेशली 18 से 45 साल के बीच का, इनमें ये सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। ठीक है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सीडेंट और डेथ का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग ही है इंडिया में। 2024 में देश भर में 4,87,707 डेथ हुई थी, ठीक है ना, रजिस्टर की गई, जिनमें 1,77,175 लोगों की मौत हुई तथा 4,71,441 लोग यहां पर घायल हुए। अगर हम परसेंटेज देखें, क्योंकि ये डेटा इतना मैटर नहीं करता है, परसेंटेज की बात करें तो 2023 से अगर हम तुलना करें उसकी, तो 2023 की तुलना में एक्सीडेंट में 1.5% की वृद्धि हुई है और डेथ में 2.5% की वृद्धि हुई है, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। अगर हम स्टेट वाइज चलते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट तमिलनाडु में रिपोर्ट किए गए, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, सबसे ज्यादा डेथ। एक्सीडेंट और नेशनल हाईवे, जितने भी देश में 2024 में एक्सीडेंट हुए ना, उसमें 31% नेशनल हाईवे पे हुए। और अगर डेथ की बात करें जो नेशनल हाईवे पे हुई है, तो जितनी भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है उसमें से 36.6% नेशनल हाईवे पे देखने को मिली। 18 से 45 वर्ष के जो यूथ है इंडिया में, जो लोग हैं, 66% रोड एक्सीडेंट डेथ इसी आयु वर्ग में देखने को मिली। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट है ये। इसके मंत्री हैं वर्तमान में नितिन गडकरी। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये एक योजना है। कोविड के बाद जो भारत में बिजनेस है ना, इंडस्ट्रीज है, जो एमएसएमईज है, उनको बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया था 2021 में। ये पहला फेज 2021 में आया था, है ना, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अभी इसका दूसरा फेज चल रहा है और अब इसे 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 31 अगस्त 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, जो छोटे छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को लोन देते ना, उनको फंडिंग करती, क्रेडिट गारंटी देती कि आप लोन दो, गारंटी हम ले रहे, अगर वो नहीं चुका पाएगा तो गवर्नमेंट चुकाएगी। तो ये इसका उद्देश्य है। अभी क्या हुआ है, योजना को 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया, या फिर 20,000 करोड़ की गारंटी जारी होने तक ये लागू रहेगी, जो भी पहले हो जाए। कोशिश यही है कि 31 अगस्त 2026 तक ये 20,000 करोड़ की गारंटी खत्म हो जाए, मतलब ये पूरी की पूरी गारंटी जारी कर दी जाए। सबसे पहली बार ये मार्च 2026 में इसका दूसरा फेज शुरू हुआ था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे शुरू किया गया था।
पहला फेज कोविड के बाद 2021 में आया था, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पहला 2021 में, सेकेंड 2026 में मार्च में। ठीक है, तो उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। एक और चीज की गई है कि लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके लिए मैक्सिमम लोन लिमिट 300 करोड़ से बढ़ाकर अब 1000 करोड़ तक कर दी गई। ऐसे जो लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, वो अब 300 करोड़ की जगह 1000 करोड़ तक की मैक्सिमम लोन ले सकती है गवर्नमेंट से। और ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है। और इसके अलावा कार्यकाल बढ़ाया गया है, अगस्त के एंड तक इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है। स्कीम के तहत 770 करोड़ के लोन अप्रूव अभी तक किए जा चुके, 770 करोड़ का लोन अभी तक दिया जा चुका है। अब यहां पर गारंटी कवरेज की बात करें तो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 80% तक गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है कि मतलब गारंटर के रूप में काम करती है। 80% तक गवर्नमेंट चुकाएगी अगर कुछ हो जाता है स्मॉल किसी मतलब अगर उद्योग कोई डूब जाता है ऐसे केस में, तो गवर्नमेंट 80% तक रिटर्न करेगी। मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये 75% तक की गारंटी ले रही है गवर्नमेंट। लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इनका 70% तक की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट की है। तो ये 3 फेज में गारंटी को बांटा गया है। ठीक है, तो 15 जून के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शूटिंग से। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? तो ये 6.6% अनुमानित की गई है। ग्लोबल चेस लीग के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है कौन? बेंगलुरु, कर्नाटका। 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो यह नेतृत्व किया है शोभा करंदलाजे ने। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन है? तो यह है गौतम देई। तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई एडवाइजरी सर्विस का नाम क्या है? तो यह नाम दिया गया है ऑयल सेट किसान मित्र। जून 2026 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संयुक्त अन्वेषण के लिए किन 2 राज्यों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह है असम और नागालैंड। सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आयोजन किया गया अहमदाबाद, गुजरात में। और इंडिया एआई मिशन के सहयोग से विकसित भारत के स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया है वार्या। तो ये सभी करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, मुल्तान का सुल्तान ये वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। आप सभी को पता था वैसे। ये सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो ये सम्राट अशोक ने करवाया है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक है ये। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट भारत के गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं लॉर्ड कर्जन, भारत के वायसराय थे। तो इनके द्वारा लिखी गई है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट बुक। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, कथक भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर करो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।